अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ E2 वीज़ा के हवाले से पूरा मैं शेयर करूंगा डिटेल्स कि E2 वीज़ा जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है और A to Z जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो क्या है। ठीक है, E2 वीज़ा बेसिकली एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है USA का, और ये बिजनेस वीज़ा है जो आपको मिलता है US में इन्वेस्टमेंट के बेस पे कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो किसी बिजनेस में, और फिर जो है आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और इसका रेशो जो है वो बहुत अच्छा है, यानी तकरीबन 90% जो है इसका अप्रूवल रेट होता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये इसके ट्रेंड्स आ रहे हैं। अब ये कुछ कंट्रीज के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी तकरीबन दुनिया की तमाम कंट्रीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अमेरिका का बेसिकली दूसरे कंट्रीज के साथ जो है एग्रीमेंट होता है इस हवाले से, तो उसमें चंद कंट्रीज शामिल नहीं है, जैसे वियतनाम है, चाइना है और मेरे ख्याल से इंडिया भी है और एक दो और कंट्रीज है। इसके अलावा बाकी सब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर भी आप अप्लाई कर सकते हो E2 वीज़ा के लिए, और E2 वीज़ा जो है पाकिस्तान से भी लोगों को मिला है और मिलता रहेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये तो रिक्वायरमेंट है कि आप एक ऐसे कंट्री से हो जो अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा आपकी एज जो है वो 21 साल से ऊपर हो। और उसके अलावा ये है कि जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो USA के अंदर है बेसिकली। तो इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार सिंपल ये है कि आपने USA के अंदर LLC कंपनी ओपन करनी है, ठीक है, या एग्जिस्टिंग कंपनी में आपके एक 50% से ऊपर जो है वो शेयर्स हो, और या आप न्यू कंपनी ओपन करें, और उस कंपनी LLC कंपनी बेहतर है सबसे। उस कंपनी का आपने बिजनेस अकाउंट ओपन करना है USA के अंदर, ठीक है। और फिर क्या करना है कि आपने अपने पर्सनल अकाउंट से उसमें $80,000 सेंड करने हैं। बेसिकली होता क्या है कि USA में इन्वेस्टमेंट बेस्ड ये वीजा है, तो उसमें कोई रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं लिखी हुई है USA की तरफ से कि यार इतनी अमाउंट होगी तो तब आपको ये वीजा मिलेगा। यानी ऐसा कोई नहीं रिक्वायर, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि $50,000 आपने इन्वेस्ट करने हैं या $20,000 इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन ये है कि रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। और रीजनेबल अमाउंट जो अभी ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि तकरीबन $80,000 जो है वो रीजनेबल अमाउंट होता है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए USA के अंदर। अब कुछ बिजनेसेस हो सकता है कि उसमें रिक्वायर जो वो कम भी हो सकता है, यानी कि $40,000-50,000 में भी कुछ बिजनेसेस रन किए जा सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन 80,000 जो है ये एक मुनासिब अमाउंट है, तो इस पे वीजा अप्रूवल का चांस बढ़ जाता है या ज्यादा होता है। तो अब क्या करना है आपने कि 80,000 आपने अपने कंपनी के अकाउंट में सेंड करने हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट से जो आपके नाम पे होना चाहिए। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी वजह ये है कि अमेरिका कहता है कि आप जो पैसे यहाँ पे सेंड कर रहे हो वो लीगली ऑब्टेन्ड होनी चाहिए, यानी आपका लीगल पैसा होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए, व्हाइट मनी होना चाहिए। तो जब आप अपने पर्सनल अकाउंट से सेंड करते हो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए, इसका ये मतलब लिया जाता है कि आपके ऑलरेडी अपने कंट्री में जब ये पैसे पड़े हुए हैं आपके बैंक में, तो इसका मतलब ये लीगल है जब भी आपके बैंक में पड़े हुए हैं। और जब आप सेंड कर रहे हो इसका मतलब है कि आप अलाउड हो इसको सेंड करने के लिए लीगल तरीके से, तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि ये पैसे लीगल है, इस पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बैंक में पड़े हुए हैं तो डिक्लेयर्ड है। तो इसीलिए आपने ये पैसे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से आपने सीधा सेंड करने हैं। ये मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ बार बार कि कुछ लोगों ने क्या किया कि USA में कंपनी खोली, कंपनी का अकाउंट खोला और वहां से पैसे विड्रॉ की है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जैसे बाइनांस हो गया या कोई और तरीका हो गया, या पायोनीर हो गया, पायोनीर से पैसे विड्रॉ की है। तो वो क्या है जनाब कि वो लेजिटिमेट सोर्स नहीं है कि आपके ये पैसे 100% आपके हैं, लीगली ऑब्टेन्ड है, कोई ये तो ब्लैक मनी तो नहीं है, वो उससे क्लियर नहीं होता। अगर आप अपने कंट्री के बैंक से सेंड करोगे और अपने नाम के अकाउंट से सेंड करोगे तो ये फिर क्लियर होता है उनके लिए कि ये पैसे लीगली ऑब्टेन्ड है। अब यहाँ पे एक इशू है, वो इशू ये है कि पाकिस्तान से आप ये पैसे सेंड नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि इजी नहीं है सिस्टम कि आप USA डायरेक्टली पैसे मूव करो पाकिस्तान से और पैसे वहां पे सेंड करो, तो उसकी कोई वो नहीं होती ना, मतलब पहले तो वहां पे सख्ती है, कोई ऐसा तरीका नहीं है आसानी से, लेकिन फिर भी कुछ बैंक से जो कि इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और मीजान बैंक हो गया, उनसे आप पूछ सकते हो कि आपके अपने पैसे है, आपने वहां पे USD अकाउंट बनाना है पाकिस्तान में, उसमें पैसे अपने डिपॉजिट करने जो आपके ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो, और फिर उनसे बात करके तो वो लोग सेंड कर देते हैं। थोड़ी सी मुश्किलात आती है, कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इंडोनेशिया जाए या ओमान जाए या दुबई जाए या कई मतलब इस तरह किसी थर्ड कंट्री में जाके वहां पे रेजिडेंसी
रसीद लेके बैंक अकाउंट खोले, उसमें अपने पैसे डाले और वहां से अपने पर्सनल अकाउंट से ट्रांसफर करवाए। तो ये भी एक लीगल तरीका होता है कि आप पैसे सेंड कर सकते हो अपने कंपनी के अकाउंट में। ठीक है, अब पैसे सेंड हो गए, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। अब जब आपके अकाउंट में पैसे आ गए, क्योंकि ये पैसे सेंड करने से मुराद ये कि फिर सारी ये चीजें आपने डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है ना आगे जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो। अब आपके पैसे आ गए, अब ये पैसे बैंक में आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अमेरिका में इन्वेस्ट कर दी है और आप वीजा के लिए एलिजिबल हो, नहीं, ये पैसे अभी आपने स्पेंड करने हैं बिजनेस के ऊपर। अब बिजनेस का क्या है जनाब कि आपने वहां पे बिजनेस शुरू करना है। कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई ऐसे रोक टोक नहीं है कि ये वाला बिजनेस होना चाहिए या वो वाला बिजनेस होना चाहिए। बस ऐसा बिजनेस हो जो एक्सपेंडेबल हो, जिसका फ्यूचर अच्छा हो, जो फ्यूचर में मजीद एक्सपेंड हो सकता हो, स्केलेबिलिटी हो उसके अंदर, और वो इतनी इनकम जनरेट कर सकता हो जिसमें आपके फैमिली को आप वहां पे फैमिली के अखराजात पूरे कर सकते हो और उससे हट के यूएस इकोनॉमी से उसको फायदा हो उस आपके बिजनेस से, मतलब उसमें जॉब क्रिएट करने की सलाहियत हो उस बिजनेस में और यूएस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की सलाहियत हो। मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बिजनेस हो जिसमें आपके अपने खर्चे पूरे ना हो रहे हो और आप कह रहे हो कि चलो वीजा के लिए मैं ये शुरू कर दूंगा। नहीं, बिजनेस की स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें पहले इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप ये जो वीजा है, मैं रिकमेंड करता हूं कि ये लॉयर के थ्रू यानी वकील के थ्रू फाइल किया जाए आपका केस, जिन्होंने ऑलरेडी ये सारे केसेस की हो E2 के, तो वो जो है ये फाइल आपकी तैयार करके वो करे, अप्लाई करे, तो उसमें ये हो जाता है कि गलती के चांसेस कम होते हैं। वकील जो है तकरीबन 4-5 हज़ार 6 हज़ार डॉलर तक चार्ज करता है फाइल केस करने का, और उसमें ये होता है कि वो एक बिजनेस प्लान बनाता है। बेसिकली आपके इसके लिए 5 साल तक का प्लान बनाता है कि आपके बिजनेस 5 साल में कितना ग्रो करेगा, इसकी क्या क्या चीजें हैं, तो वो फिर अच्छा हो जाता है। तो होता ही है कि आपने बिजनेस में वहां पे इन्वेस्ट करने हैं ये 80,000 डॉलर। आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, मिसाल के तौर पर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, हमारे लोग बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स के पीछे होते हैं, वैसे ये वीजा उन लोगों को भी मिला है जिन्होंने कार वॉश का जो है काम शुरू किया है, लॉन्ड्री का काम शुरू किया है, ग्रोसरी स्टोर का काम शुरू किया है। और सबसे सेफ तरीका होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी की कोई फ्रेंचाइज परचेज कर लो, यानी कोई फूड बिजनेस होता है, कोई फूड चेन होता है, या कोई दूसरा जो है ग्रोसरी हो गई, या कोई और जो चेन्स होते हैं ना पूरी, जैसे 7-Eleven है, या जैसे फॉर एग्जांपल स्टारबक्स है या सबवे वगैरह है, तो उसकी जो ब्रांचेस होती है ना फूड की, हलाल फूड बहुत होता है वहां पे, उसकी आपने ब्रांच ली और उसके बेस पे आपने अप्लाई किया, तो उन लोगों को भी मिले हैं, लॉन्ड्री वालों को भी मिले हैं, कार वॉश वालों को भी मिले हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी मिले हैं, लग्जरी कार्स रेंटल के ऊपर भी मिले हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। कैफेज और रेस्टोरेंट्स तो हमारे लोग बहुत ज्यादा डायरेक्टली उसमें जाते हैं, हालांकि उसमें रिस्क बहुत होता है, लेकिन बहरहाल अगर आपने एक कैफे खोलना है मिसाल के तौर पे, तो कैफे के लिए आपने जगह लेनी है, उसकी लीज के पैसे आपने देने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं जो ट्रांजैक्शंस आप करोगे। उसके बाद जनाब आपने 1-2 लोगों को हायर करना है, जितने लोग रिक्वायर्ड है, उनकी सैलरीज वगैरह हो गई, उसकी आपने जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंटेशन करनी है। उसके अलावा जैसे आप डेकोरेशन करते हो अपनी शॉप के लिए, तो वो सारे डेकोरेशन के लिए जो आप फर्नीचर लोगे और जो सिस्टम बनाओगे उसके खर्चे आपने जो किए उसकी रसीदें होनी चाहिए आपके पास। और फिर जो है आप जो रॉ मटेरियल परचेज करोगे, जो सामान लोगे, तो वो सारा जब आप खर्चा करोगे ना तो सबकी रसीदें आपने अपने पास रखनी है, ट्रांजैक्शंस अपने पास रखनी है, और जब ये रनिंग में आ जाए आपका बिजनेस फिर आपने वीजा अप्लाई करना है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि वो लोग देखेंगे कि ये बंदा वाकई सीरियस है और ये 100% यहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, ये कोई मतलब वो नहीं कर रहा, टोपी नहीं घुमा रहा। इसलिए आपके पैसे खर्च होने चाहिए और रिस्क पे होने चाहिए। सबसे मेन फैक्टर इसमें ये कि आपके पैसे रिस्क में हो, यानी कि लूज करने के चांसेस आपके पैसों के हो। ये ना हो कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ साइड पे आपने पैसे रखे हुए और आपका वीजा अगर रिजेक्ट हो जाए या आपका वीजा मिल के उसके बाद इसको आप खत्म कर दे, ऐसा वो कहते नहीं चलेगा। आपने प्रैक्टिकल सारी चीजें करनी है और अमेरिका में आपको पता है कोई फेक डॉक्यूमेंट तो आप लगा नहीं सकते, झूठ बोल नहीं सकते, तो इसीलिए ये चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यूएसए गया था, इसके बारे में मैंने वकीलों से भी बात की है और बहुत डिटेल के साथ वहां मैंने लोगों से इसमें मुलाकात भी की है जो ऑलरेडी जिनको मिल चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं और इसके लिए वहां पे जाना सबसे बेहतर है। वैसे आप बाहर से भी कर सकते हो, अगर आपको कोई जानने वाला है वो आपको गाइड करता रहेगा कि यार मतलब आपके उनके जो है ना सुपरविजन में आप वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास वीजा नहीं है, विजिट वीजा B2 B1, तो उनके सुपरविजन में वहां पे स्टार्ट कर सकते हो, या आप यहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो उनको और फिर वीजा बाहर से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास B1 और B2 वीजा है तो बेहतर ये कि खुद जाए और वहां पे जो है वो देखे कि कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बेहतर
है, रिसर्च करे खुद, सारी चीज़ों को खुद देखे, उसके बाद जो है वहाँ पे आप सारी चीज़ें इन्वेस्ट करके फिर वापस आ जाए, बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप फैमिली भी इंक्लूड कर सकते हो, आप अपने बच्चे और बीवी को इसमें ऐड कर सकते हो, और आपकी जो वाइफ है वो वहाँ पे काम भी कर सकती है, उनको वर्क परमिट भी मिलेगा, वर्क ऑथराइजेशन मिलेगा, और आप जो है अपने बिजनेस में काम कर सकते हो। आप किसी और बिजनेस में काम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी वाइफ जो है वो, उनको वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है, वो कोई भी काम कर सकते हैं, और आपके बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन वगैरह और बाकी सारे राइट्स जो है मिलते हैं, जैसे दूसरे बच्चों को मिलते हैं वहाँ पे, सिटीजन वगैरह को। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें अगर आपको कोई कंसल्टेंसी हमारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हो, और कंसल्टेंसी तो वैसे भी हम तमाम किस्म के ऑप्शंस के हवाले से देते हैं। और दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है A2 के हवाले से तो आप कमेंट कर सकते हो।